Good afternoon. Welcome to EduSet Network. Friend, as you know, we have organized a series of lectures on public administration, and we will particularly talk about the administrative theory and approaches, and also the basic premises of the theory, administrative theory, and today we will focus on classical theory. And for discussion on this very topic, we have in the studio Dr. Manibhushan. He teaches political science and public administration in Delhi University, and he has keen interest in the public administration and related areas. So I hope his knowledge and experience will help us to understand this topic, administrative theory and approaches, in a new way, a new perspective. Will give a new perspective. So on behalf, I welcome Dr. Manibhushan for EduSet lecture on this topic. Welcome, sir. Thank you. A very good afternoon to all of you. As this is the first lecture in the series on specific issues, I would like you to understand some very basic things first. जब हम थियरी की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या मीन कर रहे होते हैं? हम मीन करते हैं कि क्या कोई ऐसे सेट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोगों के द्वारा जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास हो रहे हैं तो वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। लेकिन फिर दोबारा एक बात आती है कि जब लोगों की बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, एनर्जीज हैं, उनका प्रॉपर चैनलाइजेशन जब होगा तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पहले संगठन आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो इसलिए हमको ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर समझने की ज़रूरत है। अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सामने आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन शुरू में जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करते थे 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के शुरू में, तो वहाँ पर बहुत वेगनेस था। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कई बार कंफ्यूज किया जाता था, एक साथ लेकर के चला जाता था। बाद में फिर हुआ कि नहीं जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग एक डोमेन है। लेकिन आज फिर इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू फाइंड स्कॉलर्स कमिंग बैक। आज हम बात कर रहे हैं जब कि सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड एक्ट एज मैनेजर्स। तो कहीं ना कहीं हम वापस उस जगह पे आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेटिंग्स, कि वो किसी इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन है या पब्लिक सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिक बात यह है कि लक्ष्य हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और लक्ष्य को बेहतर तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। और हम उसके लिए क्या कोई थियरी डेवलप कर सकते हैं? अब है कि वहाँ पे जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वहाँ बात कर रहे हैं हम एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू या क्या कहते हैं, सुविधा के साथ हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्विजिशन और उनका कन्वर्शन इस तरह से हो कि हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज्ड हो।
सो जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्शन इनटू आउटपुट। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात होती है। लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सर्विसेज बेस्ट कैसे हम दे पाएँ। द थिंग इज कि गोल वेरी करेगा अलग अलग संगठन में, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने की जो तकनीक है जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो एक आर्ट है और उसको हम कितना साइंटिफिक बना सकते हैं, इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि शुरुआत में जब हम बात कर रहे हैं 1890s में और 20th सेंचुरी में, तो उस वक्त पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का बहुत गहरा प्रभाव था हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे एकेडमिक्स पे। तो किस तरह से जब हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते थे, एफिशिएंसी की बात करते थे, इट वाज एसेंशियली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि कैसे हम आउटपुट को बढ़ा दें, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बना दें। तो एफिशिएंसी का मतलब होता था आउटपुट को कैसे हम बढ़ाएं। एक और भी चक्कर था कि 1887 में वुडरो विल्सन का आर्टिकल आया और वहाँ से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में उसका इमर्जेंस ट्रेस करते हैं। एक तथ्य है, वो तथ्य ये है कि किसी भी डिसिप्लिन को सीरियसली लेने के लिए उसका साइंटिफिक होना बड़ा ज़रूरी माना गया। कई वर्षों तक ये चलता रहा कि साइंटिफिक है कि नहीं। और अभी भी अगर हम साइंटिफिक को ब्रॉडर सेंस में देखें तो एक सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में, लॉजिकल रीजनेबल स्टडी के रूप में अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर बहुत हेवर्ड है, बहुत हैपहैज़र्ड है कि उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो इसलिए एम्फेसिस था कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए, तो इसको साइंटिफिक बनाना चाहिए। साइंटिफिक क्या है? जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सके, तभी आप साइंटिफिक हैं। अदरवाइज तो फिर अलग अलग इलाके में प्रोवर्ब्स होते हैं, तो उनका एप्लीकेशन वहीं तक, लोकेलिटी तक रहता है। अगर यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हमको ऐसे प्रिंसिपल्स चाहिए जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन पॉसिबल हो, कि ये अगर ऐसा हम करेंगे तो हर स्थिति में ऐसा ही होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है, स्विच दबाएंगे तो लाइट जल जाएगी, हर बार स्विच दबाने से लाइट जल जाती है, इसलिए दिस इज साइंटिफिक। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मशीन्स, दे आर नॉट टूल्स। उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, अपना पर्सपेक्टिव है, अपना एक ओरिएंटेशन है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उसके आधार पर वो चीज़ों के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए जिस तरह से मटेरियल साइंस होता है, फिजिकल साइंसेज होते हैं, उस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के साइंटिफिक नहीं हो सकते हैं। दिस इज स्टेब्लिश्ड। लेकिन साइंटिफिक नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ से कुछ बोलकर निकल जाएं। बहुत हद तक साइंटिफिसिटी लाई जा सकती है। ये सोच रही है सोशल साइंसेज में हमेशा से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यह सोच रही, शुरुआती दौर में ख़ास तौर पर। तो अब दो बातें आई, एक बात ये कि कैपिटलिज्म का प्रभाव था, और दूसरा अपने डिसिप्लिन को साइंस बनाने की बात थी। इन दोनों बातों को एक साथ लेकर अगर हम कोशिश करते हैं ढूंढने की, तो हमें ये मिलता है कि स्कॉलर्स उस वक्त क्या कर रहे थे। एक ऐसा यूनिवर्सल एप्लीकेशन का सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रहे थे, डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अप्लाई करने से ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट एफिशिएंट हो जाएं। मोस्ट एफिशिएंट का मतलब जहां आउटपुट मैक्सिमाइज्ड हो जाए। तो उस दिशा में जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि
टेलर थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, उस पर हम बाद में और डिटेल में आते हैं। हेनरी फेयोल जिन्होंने यूनिवर्सल एप्लीकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स ढूंढे। गलिक एंड अर्विक उन्होंने इसको और आगे बढ़ा करके एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी का जो क्लासिकल स्कूल है उसको इस्टेब्लिश किया। तो ये जो स्कॉलर्स हैं शुरुआती दौर के, इन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाना चाहा। दूसरी बात कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी डेवलप करने की कोशिश की जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सके, जिसके एप्लीकेशन से ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट एफिशिएंट हो सके। लेकिन फिर समस्या एक और आती है, जैसा हमने शुरू में बात की कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इनके अपने थॉट प्रोसेसेस हैं, ओरिएंटेशंस हैं। तो क्या हम बिना इसको सोचे हुए कि इसमें किस तरह के लोग हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या सोच है, इसको सोचे बिना, इसको समझे बिना हम केवल सिद्धांत स्थापित कर दें कि भाई ये सिद्धांत हम कहीं भी लगा देंगे तो वो काम कर जाएगा। बिजली का स्विच हम जहाँ कहीं भी लगा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो हर बार हर जगह पे ये स्विच ऐसे दबाने से लाइट जल जाएगा। लोगों ने कहा नहीं। बहुत सारे स्कॉलर्स बाद में हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से ये संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के आप काम कर रहे हैं तो उनको आप दरकिनार मत करिए, उनकी भी अहमियत है। तब फिर एक कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस जिसमें प्रोडक्शन या आउटपुट की भी बात है और साथ ही जो लोग उसमें शामिल हैं उन लोगों के सेटिस्फैक्शन की भी बात है। तो हम अपने टास्क को अचीव भी करना है हमको, और जो लोग उस टास्क को अचीव करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, लगे हुए हैं, उन लोगों का सेटिस्फैक्शन भी इंश्योर करना है। और जो भी संगठन जिस भी तकनीक से यह अचीव कर लेता है उसको हम कहेंगे ये मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर हम 2 डायमेंशनल बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो 0 से 9 अगर टास्क ओरिएंटेशन है, इधर 0 से 9 रिलेशन ओरिएंटेशन है, तो ये जो डायगोनल जाता है 9-9, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ टास्क ओरिएंटेशन भी पूरा है और रिलेशन ओरिएंटेशन भी पूरा है। आगे चलकर हम देखेंगे बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर भी बात किया कि अगर संगठन में लोग खुश हैं, लोगों को उस संगठन के साथ एक जुड़ाव हो पाता है, तो वो पूरी तरह से अपनी क्षमताएं, अपनी एनर्जीज लगाते हैं और तब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी तरफ दूसरे लोगों की सोच है कि यदि हम टास्क को कंप्लीट करने की दिशा में साइंटिफिक अप्रोच लेकर के आते हैं, बेस्ट स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बेस्ट रिसर्च एंड ये करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम जब होगा तो प्रॉफिट के वितरण के कारण लोग अपने आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो मैक्सिमम यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का शेयरिंग, दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनका सेटिस्फैक्शन किससे होगा, ये भी डिबेट का मुद्दा है जिस पर हम आगे बात करेंगे कि क्या प्रॉफिट का शेयर मिल जाने से या बेहतर वर्किंग कंडीशन मिल जाने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या उससे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने, जैसे हर्ट्जबर्ग फॉर एग्जांपल, आगे चलकर हम लोग बात करेंगे उनके बारे में, जिन्होंने कहा कि एक प्लेन पर सेटिस्फायर्स होते हैं और एक प्लेन पर डिससेटिस्फायर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे जो सैलरी वगैरह वगैरह है, इससे डिससेटिस्फैक्शन कम या ज़्यादा होता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन बढ़ना या घटना इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो अलग फैक्टर्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी थोड़ा ब्रॉडली इसको समझने की ज़रूरत है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हुए भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि हर जो स्कॉलर है
वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से, कोई टास्क ओरिएंटेशन से, कोई रिलेशन ओरिएंटेशन से, कोई थोड़ा मिडवे कुछ निकाल करके। हर स्कॉलर कोशिश यही कर रहा है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इफेक्टिव बने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी की जब हम बात करेंगे तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात हम कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं इसमें। जैसा हमने कहा कि शुरुआती दौर में फ्रेडरिक टेलर एक बड़े स्कॉलर हुए। उन्होंने 4 पेपर्स लिखे, जो वैसे और भी लिखे, बट 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर्स उनके हैं। जो पहला उन्होंने लिखा 1895 में, द पीस रेट सिस्टम, द पीस रेट सिस्टम। दूसरा लिखा 1903 में, द शॉप मैनेजमेंट। तीसरा लिखा 1906 में, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। और चौथा लिखा 1911 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इन चारों पेपर्स ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तहलका मचा दिया एकेडमिक सर्कल्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने एक साथ सामने ला कर रखी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट एफिशिएंट बनाया जा सकता है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि टेलर कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, तो कहा कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको लोअर करने की ज़रूरत है। उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी भी तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी लोअर्ड। फिर उन्होंने कहा कि जब आप काम करते हैं तो हर काम करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, उस सबसे अच्छे तरीकों को हमको ढूंढना है। अगर सबसे अच्छे तरीके से हम काम करेंगे तो आउटपुट मैक्सिमम होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हालांकि हम इनका जो थियरी है उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और पूरी तरह से इनको लोगों ने ब्रांड किया है कि ये टास्क ओरिएंटेशन वाले ओरिएंटेशन के व्यक्ति हैं। टास्क ओरिएंटेशन, टास्क को कंप्लीट करना है, टास्क को अचीव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी पूरी बातें कही हैं, पूरे जो पेपर्स हैं इनके उस पर केंद्रित है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने वर्कर्स के बारे में भी कुछ बातें रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि जब हम वन बेस्ट वे ईजाद कर लेंगे, जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट को लोअर कर लेंगे, जब हम रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के द्वारा एकदम साइंटिफिक तरीके से सब कुछ स्टेब्लिश कर लेंगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम वर्कर्स को हायर वेजेस दे पाएंगे। तो वेजेस की बात ये करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसमें से थोड़ा सा अगर हम शेयर कर लें वर्कर्स के साथ, तो वर्कर्स की एफिनिटी, उनका लगाव ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ेगा और वो अपना बेस्ट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। उसका एप्टीट्यूड को समझिए, उसका जो ओरिएंटेशन है उसको समझिए और उसके हिसाब से उसको काम दीजिए। और केवल वही नहीं, उसके बाद वो बात करते हैं ट्रेनिंग की, फॉर्मल ट्रेनिंग, कि अगर आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से सिलेक्शन हो गया, कि इस काम के लिए आपको सिलेक्ट किया गया, अब आप उनकी ट्रेनिंग कीजिए सो दैट उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज्ड हो सके, अपना बेस्ट वो दे सके। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस। कहा कि हमने एप्टीट्यूड के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, उनके साथ हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, उनके साथ उनको हम वेजेस भी हाई करेंगे, लेकिन अगर काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बेहतर नहीं है, तो वो काम अपना बेस्ट नहीं देगा। उसका बेस्ट आपको निकालना है, तो जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको आप इम्प्रूव करिए, उसकी जो सोच है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार लाइए। और
फिर ये कहते हैं कैन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू एंश्योर फ्रेंडली कोऑपरेशन, कि मैनेजमेंट और वर्कर इन दोनों का फ्रेंडली कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, कि ये मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर्स जैसे ही हुआ वैसे ही आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैनेजमेंट का जो काम है वो है टू एंश्योर फ्रेंडली कोऑपरेशन फ्रॉम द वर्कर्स। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम टेलर के फिलॉसफी के मूल बातों पर आते हैं तो क्या बातें कहते हैं वो? कहा कि पहली बात, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहा कि हर काम करने के लिए आपका की एक रैशनल सोच होनी चाहिए कि ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और बेस्ट तरीका करने का क्या है। रूल ऑफ थंब नहीं कि बस कहीं पर भी अंगूठा लगा दिया। सो ही बिलीव्स इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, हर कुछ साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड हो। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का पर्पस के बीच एक हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ कंपनी के या मालिकों के प्रॉफिट की बात करें और वर्कर्स जो है वो एक्सप्लॉयटेड फील करें, तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। उसको इंश्योर करने के लिए इफ़ यू हैव टू शेयर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट यू डू। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अगेन द सेम एम्फेसिस इज ऑन कोऑपरेशन। अलग अलग व्यक्ति हम गए, नौकरी करा और नौकरी करके चले आए, इट विल नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या है, आपस में मिलजुल करके कोऑपरेट करके जब हम काम करेंगे तो मैक्सिमाइज होगा। और जब मैक्सिमाइजेशन की हम बात करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी की भी बात ये करते हैं कि वर्कर जो है अगर वो एक्सप्लॉयटेड फील करेगा, अगर वो उसको तकलीफ़ में है, वो अपने जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसका पूरा ध्यान प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगेगा, उसका पूरा ध्यान अपने काम में नहीं लगेगा और आपकी एफिशिएंसी कर्टेल्ड हो जाएगी। इसलिए वर्कर्स की प्रॉस्पेरिटी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और तभी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, इन दोनों को साथ साथ देखने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर ये बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। फंक्शनल फोरमैन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के काम होते हैं, हर काम के लिए स्पेशलिस्ट्स होने चाहिए जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो, और वो जो सुपरवाइज़र्स हैं वो अपने अपने एरिया में लोगों को ट्रेन करें, लोगों को साथ लेकर काम कराएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये लेकर आते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। मेंटल रेवोल्यूशन से क्या मतलब है? क्या कि आमतौर पर माना यह जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का रिश्ता जो है वो एंटागनिस्टिक है, आपस में टकराव की स्थिति में है। मैनेजमेंट चाहती है कि वर्कर्स का खून चूस लें और वर्कर्स चाहते हैं कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ले लें। टेलर का कहना है कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू जिस तरह जो बातें उन्होंने बताई हैं उस तरह से जब हम संगठन को लेकर चलेंगे, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करेंगे, जब हम वर्कर की प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, जब हम कोऑपरेशन की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के ही दिलों में, दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हमारे हित टकराव की स्थिति में नहीं है। दे आर नॉट एंटागनिस्टिक, दे आर इन ट्यून। प्रॉस्पेरिटी, दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें, प्रॉस्पेरिटी लाइज इन म्यूचुअल कोऑपरेशन। टेलर कहते हैं कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट का शेयरिंग बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट की शेयरिंग होगी वर्कर्स और मैनेजमेंट और मालिकों के बीच में, तो उससे प्रॉस्पेरिटी हर की बढ़ेगी और म्यूचुअल कोऑपरेशन आएगा। जब म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा तो हर किसी का विकास एक साथ होगा। और फिर अंत में कहते हैं कि विदाउट दिस मेंटल रेवोल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट।
कि जब तक ये मानसिक क्रांति नहीं आएगी, ये बदलाव नहीं आएगा हमारी सोच में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया ही इसलिए गया है ताकि हमारी सोच में ये परिवर्तन हो कि हमारे जो हित हैं आपस में टकराव की स्थिति में नहीं है। हम सब मिल करके वन बेस्ट वे निकाल करके मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट और उसकी शेयरिंग से सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके प्रॉस्पर कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से जो उन्होंने थियरी दी, उस थियरी को मानने वाले भी बहुत हैं, आज भी हैं, और उसको रिजेक्ट करने वाले भी बहुत हैं। तो थोड़ा सा इसकी आलोचनाओं पर भी हम बात कर लें। पहली आलोचना आती है लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो श्रम संगठन। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसने कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। कि भाई जब हम प्रोडक्शन बढ़ा करके और प्रॉफिट बढ़ा करके उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो ये तो सब कुछ मैनेजमेंट करेगा। जो वर्कर्स है, वर्कर्स की क्या सोच है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और किस तरह से वर्कर्स अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, ये सारी बातें ख़त्म हो गई एकदम, वन बेस्ट वे। अब इसके बाद कहीं कोई गुंजाइश, अगर आप सीधा केवल थियोरेटिकल लेवल पे देखें तो लगेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, वेजेस अच्छे हैं, प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है और हर व्यक्ति प्रॉस्पर कर रहा है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक ये कॉन्सेप्ट तो है कि ऊपर से आ रहा है, जो भी आ रहा है, वर्कर्स का रोल नहीं है इसमें। तो उसी को श्रम संगठन क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें वर्कर्स का रोल ही ख़त्म कर दिया, कि हम बार्गेन कर सकते हैं, हम इससे बेहतर कुछ मांग सकते हैं, इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। एक स्कॉलर हुए मेयो, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इन्होंने भी एक थियरी दी है ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। इन्होंने अपने रिसर्च में एस्टेब्लिश किया कि रेम्यूनरेशन एंड वर्किंग कंडीशंस आर सुपरफिशियल मोटिवेटर्स। रेम्यूनरेशन मतलब जो आपको वेजेस मिल रहे हैं, जो तनख्वाह मिल रही है वो, और वर्किंग कंडीशन जिसके बारे में टेलर कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए, सब के जो एक्सपेक्टेशन है उनके अनुसार होना चाहिए। तो कहा कि ये सुपरफिशियल मोटिवेटर्स हैं, एक्चुअल मोटिवेटर्स नहीं हैं। इसलिए इनके द्वारा, इनका रिसर्च के बारे में जब हम बाद में बात करेंगे तो आप जानेंगे कि इन्होंने जब रिसर्च किया था, तो जब ये इसको जब सैलरी बढ़ाई, वेजेस बढ़ाए और वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा बेहतर बनाया, तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन बढ़ने के बाद रुक गया। मोटिवेशन जो था थोड़े समय के लिए उससे थोड़ा चेंज आया, लेकिन उसके बाद फिर वही। तो खैर, इन्होंने कहा कि ये सुपरफिशियल है। इसी तरह से अभी मैंने आपको हर्ट्जबर्ग के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि ये डिससेटिस्फायर्स हैं, जिससे डिससेटिस्फैक्शन कम हो सकता है। वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, वर्किंग कंडीशन बढ़िया है तो डिससेटिस्फैक्शन घटेगा। सैलरी अच्छी नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सैलरी अच्छी हो जाती है तो डिससेटिस्फैक्शन घट जाता है। लेकिन दीज आर नॉट सेटिस्फायर्स, सेटिस्फायर्स अलग है। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है वो आता है व्यवहारवादियों की तरफ से, बिहेवियरलिस्ट्स। बिहेवियरलिस्ट्स कहते हैं कि टेलर सेक्रीफाइसेस द इनिशिएटिव ऑफ द वर्कर, हिज फ्रीडम एंड हिज यूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि टेलर जो है वो वर्कर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस बात को ही इग्नोर कर देते हैं। उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है उनमें, उनका अपना फ्रीडम है, सोचने की, समझने की, काम करने का अपना एक तरीका हो सकता है। ये सारी, और सबसे बड़ी बात कि इनिशिएटिव लेने का। आज अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी इंडस्ट्रियल लोकेशन में या इवन समाज में,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनिशिएटिव लोग नहीं लेते। और यहाँ पर टेलर क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव लेने की क्षमता को ही नकार रहे हैं, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वन बेस्ट वे तो हम पहले से डेवलप कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा आपको ऐसे करना है, आप बस अपने उस आर्ट को मांझते रहिए। तो बिहेवियरलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स की अपनी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो सोच है और उनका जो इनिशिएटिव लेने का जो जज्बा है, उन सबको ख़त्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर एक और बात के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो ये है कि ये बात जितने तरह के वर्क प्लेस होते हैं, अलग अलग जगह पे उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, अलग अलग होती हैं। कहीं पर किसी संगठन में बहुत फिज़िकल लेबर होता है, किसी संगठन में मेंटल लेबर ज़्यादा होता है, किसी संगठन का जो वो जो कॉन्टेक्स्ट है पहाड़ी इलाके में है, कोई किसी का डेजर्ट में है। तो बहुत सारे संगठन की अपनी समस्याएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी संभावनाएं हैं। और दूसरी बात कि जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग होंगे। किसी में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, किसी संगठन में कम पढ़े लिखे लोग होंगे, किसी में बिल्कुल केवल मैनुअल लेबर का काम होता होगा। तो जब हम बात करते हैं तो वर्क प्लेस की बात तो ये कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो इनसाइडर व्यू है, अंदर में जो लोग हैं, उनके बारे में ये बात बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इनके लिए प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल इशू है, इंसान नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, सफल बनाते हैं या असफल बनाते हैं। लेकिन जब हम टेलर की बात करते हैं तो इनके लिए प्रोडक्शन सेंट्रल इशू है, इंसान नहीं। इन क्रिटिसिज्म्स के लाइट में जब हम टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत को देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं तो हैं। लेकिन फिर जब हम आते हैं विकासशील देशों की तरफ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश आज़ाद होते हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आम आदमी कई 100 वर्षों तक भुगत चुका है कॉलोनियल पावर्स के शोषण को और उनके अत्याचारों को। तो आज़ादी के बाद बहुत जल्दी सुधारों की अपेक्षा होती है कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट आए, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। तो ये जो एफिशिएंसी है, इसको लाने के लिए फिर से टेलरिज्म इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, हुआ। और आज भी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जब ये अभी हमने आपसे बात की ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड है, इसमें एक नई बात उभर कर सामने आ रही है कि जब एक देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को कंज्यूमर के रूप में ट्रीट किया जाए और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको वो मैनेजर के रूप में अपने आप को ट्रेन करें, सो दैट कि उनका जो डिलीवरी है वो डिलीवरी का इवैल्यूएशन सिटीज़न के द्वारा हो। तो ये कहीं ना कहीं टेलरिज्म को फिर से वापस ला रहा है। चाइना जैसे कुछ देश हैं जहाँ एफिशिएंसी पर बहुत ज़्यादा जोर आया है और ये कहीं ना कहीं टेलर की प्रासंगिकता को स्थापित करता है। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि इट इज़ द पर्पस फॉर विच टेलरिज्म इज़ यूज्ड is appreciated or criticized. As the purpose of the developing society is rapid development and profit, scientific management is still in vogue and can still be useful. इतनी बातें हुई फ्रेडरिक टेलर के बारे में। दूसरे जो स्कॉलर हैं जो लगभग इसी समय फोरफ्रंट पे आ रहे थे,
इनका नाम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी की शुरुआत करने वाला भी माना जाता है, क्योंकि टेलर ने कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात नहीं करके एग्जैक्टली वर्क प्लेस पर क्या होना चाहिए उसकी बात ज़्यादा की, और कहा कि बस यहाँ पर हमने इसको साबित कर लिया तो अब इसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन फेयोल ने थोड़ा सा और उसको ब्रॉडन किया और कहा कि किसी भी संगठन के 6 फंक्शंस होते हैं। किसी भी संगठन में 6 तरह के फंक्शंस, 6 तरह के कार्य होते हैं। तकनीकी, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फिनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। ये जो 6 तरह के कार्य हैं ये हर संगठन में होते हैं। इसके बाद ये आते हैं कि जब हम मैनेजरियल फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा कमांड और पांचवा कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल। प्लानिंग का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू फेयोल, प्लानिंग का मतलब है यूनिटी, कॉन्टिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिशन। किसी भी अच्छी प्लानिंग में ये तत्व होने चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज अभी इतना दूर इधर चले गए, उसके बाद फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए। तो एक डायरेक्शन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कि एक दिशा में जब चल रहे हैं तो उसी में हम कंटिन्यू करें। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर कोई अवरोध आता है तो अचानक ये नहीं कि भाई नहीं हमने तो बस यही करना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होने से आप ज़्यादा दिनों तक चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। और प्रिसिशन, प्रिसिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी होती है। एक रिसोर्सेज हैं और दूसरा कि आपका लक्ष्य है। तो अगर आप प्रिसाइज नहीं होंगे तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारे देशों में यह समस्या है कि लक्ष्य और रिसोर्सेज के बीच का जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है, तो बहुत सारा रिसोर्स आपका वेस्ट हो जाता है और लक्ष्य जितना चाहिए प्राप्त होना वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अच्छी प्लानिंग के लिए यूनिटी, कॉन्टिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसिशन पर फेयोल जोर देते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन? किस चीज़ को संगठित करना है? मटेरियल एंड ह्यूमन। मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उनको इकट्ठा करना, उनको एक्विजिशन, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और दूसरा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, कि जब बहुत सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं तो उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कहावत है कि बहुत सारे रसोइये जब घुस जाएंगे तो खीर बर्बाद हो जाएगी। ये फैक्ट है। किसको क्या करना है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी संगठन के लिए। और एक बार जब आप डिवीजन कर देते हैं उसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। अगर आपने डिवीजन ऑफ लेबर नहीं किया तो केओस हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं लगेगा। और अगर
डिवीजन कर दिया, उसके बाद कोऑर्डिनेट नहीं किया तो आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को ऑर्गेनाइज करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है मैनेजमेंट का। तीसरा, कमांड। कमांड का मतलब है टू टेल द सबऑर्डिनेट्स व्हाट टू डू, किसको क्या करना है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन सबऑर्डिनेट्स को देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो क्या होगा, एक ही काम कई लोग कर रहे होंगे, या कितने समय में करना है वो पता नहीं होगा, तो मालूम हुआ कि लक्ष्य आपको 1 हफ्ते में पूरा करना था, वो 4 हफ्ते तक चला गया। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये रेगुलर बेसिस पर सबऑर्डिनेट्स को बताने की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड कमांड। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन क्वालिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। जो मैनेजर है, जो कमांड देगा, वो कमांड करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अपनी क्षमताएं, अपना ज्ञान, अपना एक्सपर्टीज़, उसको पहले इम्प्रूव करना होगा। कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी क्या है, तो पहले मुझे जानने की ज़रूरत है, और मैं जब जानूंगा बेहतर तरीके से, तभी मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, वहाँ पर जो मैनेजर है उसको अच्छे से चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर पाएगा। कंट्रोल। अब कंट्रोल को फेयोल यूज़ करते हैं, जो उसका फ्रेंच सेंस है इस टर्म का, उस सेंस में। उसमें क्या क्या आता है? वॉच, मॉनिटर, चेक, ऑडिट एंड ऑब्टेन फीडबैक। वॉच, नज़र रखिए। मॉनिटर, आप समय समय पर बताते रहिए ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। चेक कीजिए, भाई लाओ फाइल ज़रा दिखाओ। ऑडिट, लेखा जोखा। एंड ऑब्टेन फीडबैक, कि भाई जो लक्ष्य, जो आपको टास्क दिया गया था, वो टास्क आपने कैसे पूरा किया, कितना पूरा किया, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, ज़रा फीडबैक। तो जो अच्छा मैनेजर है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कमांड और कंट्रोल, इन फंक्शंस में महारत रखेगा, तभी वो अच्छा मैनेजर हो सकता है। अब फेयोल ने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी यूनिट्स की स्टडी की, बहुत सारे मैनेजमेंट की थियरीज़ को पढ़ा समझा, टेलर को पढ़ा समझा, और उनके आधार पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के 14 प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और 14 प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए कि अगर इन 14 प्रिंसिपल्स पर आप संगठन को बनाएंगे, उसको चलाएंगे, तो यह संगठन मोस्ट एफिशिएंट होगा और कहीं भी होगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की श्रेणी में हम लोग रखते हैं कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देने की कोशिश करते हैं फेयोल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन की। सबसे पहले कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कॉमेंसुरेट। पहला सिद्धांत क्या है कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी शक्ति है मेरे पास और कितने दायित्व हैं, ये दोनों कॉमेंसुरेट होने चाहिए, समानुपातिक होने चाहिए। अगर ज़्यादा शक्तियां हैं तो मेरी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होंगी, अगर जिम्मेदारियां कम हैं तो शक्ति भी कम होगी। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे कि फेयोल सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। क्या मतलब है सेंट्रलाइजेशन का? जबकि आज हम डेमोक्रेसी को बेहतर सिस्टम मानते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को बेहतर मानते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। इनके सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जैसे ब्रेन है, पूरे जितने ऑर्गन्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वहाँ से सेंसेस, जो भी आप सेंस करते हैं वो दिमाग तक पहुँचता है, फिर दिमाग जो ऑर्डर देता है उसके अनुसार आपके बाकी जो अंग हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन से इनका मतलब ये है कि जो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं मैनेजरियल
रैंक के लोग हैं उन तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वहाँ से वो गाइडलाइंस बाकियों के लिए निकलें। डिसिप्लिन, फेयोल के अनुसार डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एनी बिजनेस, एनी एक्टिविटी। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। कि अगर ये है कि भाई इतने बजे आना है, इतने बजे तक काम करना है, इतने बजे तक छुट्टी हो जानी है, ये तो बहुत पेरिफेरल व्यू है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब होता है कि अगर कोई कमांड दिया गया उसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे उसको पूरा किया, कैसे वापस रिपोर्ट किया, उसमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कितने समय में इसको पूरा होना चाहिए, वो भी डिसिप्लिन का मसला है। चौथा प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन। क्या कि आप संगठन के जितने भी कार्य हैं हर कार्य को बांट दीजिए और जो व्यक्ति जिस कार्य में लगेगा उस कार्य में दक्षता हासिल करेगा। जब वो दक्ष हो जाएगा अपने कार्य में तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर काम करने लगेगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को बराबर कर दिया। इक्वालिटी से इनका मतलब है जस्टिस टेम्पर्ड विथ काइंडनेस। जस्टिस कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर व्यक्ति को लगे कि उसको न्याय मिल रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जस्टिस को काइंडनेस के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। जस्टिस टेम्पर्ड विथ काइंडनेस। अगला जो प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। मैनेजर्स शुड शेड देयर to inspire confidence in the lower ranks so that all show initiative. जितने जो मैनेजर्स हैं उनको कई बार दम्भ हो जाता है कि मैं कहूँगा बस एग्जैक्टली वैसे करो। इनका कहना है नो, दिस इज़ नॉट गुड। आप इस तरह से वर्कर्स के बीच काम करिए कि वर्कर्स को इनिशिएटिव लेने की प्रेरणा मिले। जब वर्कर्स इनिशिएटिव लेने लगेंगे, लोअर रैंक्स में जो लोग हैं वो इनिशिएटिव लेने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर बनेगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है राइट मैन इन द राइट प्लेस। जिस आदमी में जो क्षमताएं हैं, जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी ट्रेनिंग है, उसके अनुसार उसको प्लेस करिए। जो अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की हुई है तो उसको ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन में रखिए। अगर उसको सिक्योरिटी में डाल देंगे तो उसका एक्सपर्टीज वेस्ट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन, अगला प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन, जिसमें ये कहते हैं कि फेयर सैलरीज एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। के जितना काम हो रहा है उसके अनुसार तो वेजेस होते हैं, लेकिन इन्होंने एक वर्ड जोड़ा सर्कमस्टांसेस के अनुसार, कि अगर कोई इस तरह की आपत्ति विपदा आ गई तो उसके हिसाब से वेजेस और सैलरीज को आप चेंज करिए। सरकार में आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस बढ़ाते हैं कि जो सैलरी है उसके अलावा हर साल डीए रिवाइज हो जाता है, इतना परसेंट, 3%, 6%, 12% डीए बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा? क्योंकि सर्कमस्टांसेस बाहर बदल गए, प्राइसेस बढ़ गई, इसलिए सैलरी नहीं बढ़ा करके डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया गया। तो फेयोल भी कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। इसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है हियरार्की। हियरार्की का मतलब कि हर पोजीशन एक के नीचे एक के हिसाब से इस तरह से हो कि कहीं पर ओवरलैपिंग नहीं हो, कहीं पर केओस नहीं हो, कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, और जब फ्लो करेगा ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन तो किसके पास से किसके पास आएगा, इस मामले में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दिस इज
द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। भाई ऑर्गेनाइजेशन को आपको मोस्ट एफिशिएंट बनाना है, तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन लोगों को अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा। और बेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा कोई? तो जिस भी पोजीशन में कोई भी व्यक्ति आता है उसको उसका काम सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। जब वो सीख लेगा और तब फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो और बेहतर होता चला जाएगा। तो इसलिए फेयोल कहते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, सो दैट कि व्यक्ति को इनफ टाइम मिले कि वो अपना मैक्सिमम जो मोस्ट एफिशिएंट लेवल तक पहुंच सके। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कहते हैं किसी भी संगठन का जो हित है वो उसके सदस्यों के हितों से ऊपर होना चाहिए। व्यक्तिगत हित कभी भी संगठन के हित के ऊपर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, कि जब आप ऊपर से नीचे कमांड आता है तो जैसे मिलिट्री में होता है एकदम परफेक्ट यूनिटी ऑफ कमांड है कि अगर ऊपर वाले ने कह दिया कि ये करना है तो करना है, बीच में इफ बट किंतु परंतु नहीं। इसी तरह से फेयोल कहते हैं कि ऑर्डर जो अथॉरिटी से आता है वो एक अथॉरिटी से आए। ये नहीं कि कई लोग अगर ऑर्डर देने लग गए, एक सबऑर्डिनेट है उसके 4 बॉसेस हो गए, 4, एक कहे पूरब जाओ, एक जाए पश्चिम जाओ, एक कहे उत्तर जाओ, तो सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। इसलिए देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, एक सीध में कमांड फ्लो करना चाहिए। हालांकि जब हम टेलर की बात कर रहे थे तो टेलर फंक्शनल फोरमैन की बात करते हैं, जहां अलग अलग एरिया का स्पेशलाइज्ड सुपरवाइज़र होता है। वो अपने एरिया का सुपरवाइज़र जो वो अपनी तरह बात करेगा, दूसरा जो है दूसरी बात करेगा, तीसरा तीसरी बात करेगा। तो वहाँ पे ये डिबेट आगे भी हम लोग बात करेंगे जब हम जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के डिबेट की बात करेंगे, तो वो आगे कभी बातचीत होगी उस पर। लेकिन यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड और स्पेशलिस्ट का डिमांड, ये दोनों चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन फेयोल यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड एंड वन प्लान फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से फेयोल कहते हैं कि कमांड, जैसे जब प्लानिंग की बात हो रही थी तो उसमें भी ये बात हमने की कि जब जो कमांड है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि फ्लक्चुएशंस हो रहा है, कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी ये अचीव कर लो, कभी वो अचीव कर लो। देयर शुड बी एक जो कमांड आया कि ये करना है, तो जितने भी कमांड्स आए वो सब उसी डायरेक्शन में, उसमें एक यूनिटी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में वो सारा कुछ लेके जाए। और अंतिम जो है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स उन्होंने एक टर्म दिया जिसका मतलब है नीड फॉर टीम वर्क एंड हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। नीड फॉर टीम वर्क एंड हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब ये साफ साफ कहते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इंटरपर्सनल मैनेजर शुड टॉक टू द सबऑर्डिनेट, और जब वो बातचीत करेगा एक टीम की तरह लोगों को लेकर चलेगा तो मैक्सिमम अचीव होगा। यहाँ पर आगे हम लोग कभी बात करेंगे मैक्स वेबर की, तो वेबर बिल्कुल इसके उल्टा बोलते हैं। उनका है कि रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, रिटन कम्युनिकेशन। फेयोल कहते हैं ओरल रादर दैन रिटन कम्युनिकेशन शुड बी जनरली गिवन बिकॉज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स फैसिलिटेट स्पीड, हार्मनी एंड क्लैरिटी। लिखा हुआ जाएगा, उसमें नहीं समझ में आया, फिर वापस उसका कुछ और फीडबैक आएगा, फिर जाएगा। इससे अच्छा है फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तो क्लैरिटी रहती है, हार्मनी रहती है और जल्दी हो जाता है काम।
तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, इन 14 प्रिंसिपल्स के आधार पर जब हम संगठन बनाएंगे तो ये मोस्ट एफिशिएंट होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। इनके भी क्रिटिसिज्म्स हैं। पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक बॉस होना चाहिए जो कमांड दे, दूसरा स्पेशलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो स्पेशलिस्ट जो है वो अपने एरिया का स्पेशलिस्ट है, नेचुरली उसकी बात माननी चाहिए। तो आपस में ये ओवरलैप करता है। ही ऑल्सो चैलेंजेस द क्लेम ऑफ आइडियल और यूनिवर्सल नेचर। कहा कि आइडियल और यूनिवर्सल क्या है इसमें? भाई अलग अलग संगठन की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इसको आप कहिए कि भाई ये पूरे विश्व में लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। और तीसरा कहता है कि एक छोटी सी कंपनी का स्टडी करके इन्होंने वेग जनरलाइजेशन कर दिया है, ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स आर नो मोर देन प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब जो लोकल एरिया में बातें होती हैं जिनको बाहर वाले समझते भी नहीं। या कि आप छोटे से एरिया के लिए ये ठीक हो सकता है, बट ये प्रोवर्ब से ज़्यादा नहीं है। बिहेवियरलिस्ट कहते हैं कि टू मैकेनिस्टिक एंड इनकॉम्पैटिबल विथ ह्यूमन नेचर। ये बहुत ज़्यादा मैकेनिस्टिक है, आदमी ह्यूमन नेचर को इनकी समझ ही नहीं है इनको। मार्च एंड साइमन कहते हैं ये मशीन मॉडल है, आदमी का इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, मशीन मॉडल है। वॉरेन बेनिस कहते हैं दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल। तो इतने क्रिटिसिज्म्स के बावजूद हेनरी फेयोल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के रूप में हम आज भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें रखी हैं, बाद के जो स्कॉलर्स हैं, जब हम अगले क्लास में कभी बातचीत होगी गलिक एंड अर्विक के बारे में, तो उन्होंने क्लासिकल थियरी को स्टेब्लिश किया, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने हेनरी फेयोल से लिया। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। So well friends, Dr. Manibhushan explained not only the classical theory, basic premises and its advantage and disadvantage, also criticism. So I hope you have understood the lecture. So with this word we will conclude the lecture, and I thank all of you for watching the lecture. And on behalf I also thank Dr. Manibhushan for giving such an insightful lecture on this very topic. Thank you very much.